नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब घमासान शुरू हो चुका है और राहुल गांधी पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल गांधी का बयान अमर्यादित है। राहुल जवानों से माफी मांगी, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। हाल ही में कल राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लगातार अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर हमला राहुल गांधी पर बोला है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो जवानों से माफी मांगे, सेना के शौर्य पर राहुल सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया, उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनका जो बयान है वो बचकाना है, अमर्यादित तो बयान दिया है और राहुल गांधी जवानों से माफी भी मांगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार कहीं न कहीं सियासी तूफान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर विभिन्न प्रदेशों तक लगातार इस बयान का विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान को लेकर अमर्यादित इसको बताया, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा किया है और जब भी इस तरीके की विषम परिस्थिति होती है उस दौरान इस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे बयान की वो भर्त्सना करते हैं। ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को और कांग्रेस को ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि लगातार राहुल गांधी इस बयान को लेकर घिरते जा रहे हैं। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार इस बयान का विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बयान को लेकर अपना
गुस्सा जताया और सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके का ये बयान है वो निश्चित तौर पर अमर्यादित है और सेना के लिए, खास तौर पर जब सेना देश के लिए विषम परिस्थितियों में काम कर रही हो, ऐसी स्थिति में इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर अमर्यादित है और राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां पर याजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के समय एक बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के दौरान यह हादसा हुआ और मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं। हादसे के बाद में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम और ठेकेदार फरार है वहां से। मौके पर स्थानीय लोग लगातार हंगामा इस वक्त वहां पर कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। याजदान बिल्डर्स की एक बिल्डिंग पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दरअसल की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान यह हादसा हो गया और मलबे में कई मजदूर दब गए। बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं और जैसे ही यह हादसा हुआ तो एलडीए की टीम और ठेकेदार वहां से फरार हो गया। हालांकि मौके पर स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। याजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के समय यह हादसा हुआ है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है इस हादसे को लेकर। फिलहाल इस पूरे मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, जानकारी इस वक्त मिल रही है। साथ ही बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं और इस हादसे के बाद से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है वो और साथ ही ठेकेदार फरार हैं। बाबा जी का बिल्डोजर चलने के कारण आज बिल्डिंग को गिराया गया है। ऐसे ना किसी की सुरक्षा थी ना किसी। तो न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप तक आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त की जा रही थी और बिल्डिंग को ध्वस्त करने के दौरान ही यह हादसा हुआ और मलबे में कई मजदूर दब गए। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। साथ ही बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं। हादसे के बाद से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम और ठेकेदार फरार हैं। मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं और लगातार हंगामा स्थानीय लोगों की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। में बाबा जी का बिल्डोजर चलने के कारण आज बिल्डिंग को गिराया गया है। ऐसे ना किसी की सुरक्षा थी ना किसी की सुरक्षा है यहाँ पे, ना किसी की पॉलिटिक्स से अंदर जेसीबी वाला दबा हुआ है। अपनी राजनीति के लिए पब्लिक का नुकसान करते हैं ये लोग। चलिए राकेश भाई, चलिए चलिए चलिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध बिल्डिंग को पहले चिन्हित किया था। जो याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग बनाई हुई थी उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही थी। आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची थी। हालांकि जो याजदान बिल्डर्स का जो मलबा था वो गिरा है एक साथ और दीवार गिरी है, जिसमें कई जो मकान है आसपास के वो उसके जद में आए हैं। जब मलबा गिरा है उसके बाद जो एलडीए की टीम मौके पर थी वो मौके से फरार हो गई है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। स्थानीय लोगों को समझाया गया है और पूरे बिल्डिंग को देखा गया है जहां पर मलबा गिरा है। मलबे में अभी तक किसी की दबे होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही थी कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आप कर रहे हैं उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे। तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये लापरवाही जरूर उजागर हुई है। अब देखना होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो ये लापरवाही उजागर हुई है जिसके कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई दीवारों में जोरदार टक्कर हुई है, उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिन लोगों पे जिम्मेदारी दी गई थी कि याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी और इसी दौरान मलबा अचानक से गिर गया और इस मलबे में जानकारी ये भी मिल रही है कि कई मजदूर दबे हुए हैं और बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। आपसे जानकारी चाहिए के लिए जो पुलिस बल है वो मौजूद है। पुलिस बल ने मौके को चेक किया है, मौके का मुआयना हुआ है
कोई भी मजदूर उसके नीचे नहीं दबा हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि जो ग्रीन लेयर से पूरे बिल्डिंग को कवर करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो ग्रीन लेयर नहीं दिखाई दी, जिसके कारण जो धुएं गर्दे की गुबार था वो आसपास फैल गया, जिसमें लोगों को काफी तकलीफ हुई है। जो बुजुर्ग थे उनको सांस लेने में तकलीफ पड़ गई है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी लापरवाही खुले तौर पर सामने आई है। बिल्कुल लापरवाही तो है ही, लेकिन क्या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हुई इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब मलबे में बिल्डिंग तब्दील हुई है और मलबे की चपेट में कई जो मकान हैं आसपास के वो आए हैं, उसके बाद जो मौके पर मौजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम थी वो मौके से जो है फरार हो गई है। और कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि लखनऊ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। अमूमन देखा जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जब भी कोई लापरवाही उजागर होती है तो वो अपने छोटे कर्मचारियों के ऊपर ठीक होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, उसके बावजूद सुरक्षा के कोई मानक पूरे नहीं किए गए और बिल्डिंग जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। और अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। पूरे प्रदेश भर में जीएसटी छापेमारी के संबंध में राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा है। जीएसटी छापेमारी से व्यापारियों की समस्याओं पर यह ज्ञापन दिया गया है। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो इस वक्त राजभवन पहुंचा है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यह ज्ञापन दिया गया है। पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से जीएसटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और उससे जो व्यापारियों को परेशानी हो रही है उसके बारे में ये ज्ञापन इस वक्त दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखाने इस वक्त जीएसटी छापेमारी के संबंध में राजभवन पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यह ज्ञापन सौंपा गया है कि जीएसटी की छापेमारी जिस तरीके से प्रदेश में चल रही है उसको लेकर व्यापारियों में कहीं ना कहीं काफी परेशानी व्यापारियों को इस वक्त हो रही है, उसको लेकर यह ज्ञापन इस वक्त सौंपा गया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने को लेकर संभल डीएम ने बड़ी पहल की, जिसके तहत जिले में बड़ी पॉलिथीन को इकट्ठा करके प्लास्टिक की अंतिम यात्रा निकाली गई। वहीं बेकार यूज पॉलिथीन से प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाला सामान बनाया जाएगा। प्लास्टिक की अंतिम यात्रा को जिले भर में कूड़े में पड़ी करीब 15 क्विंटल पॉलिथीन इकट्ठी की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने को लेकर के जागरूकता पैदा करने को शव वाहन और प्लास्टिक की अर्थी बनाई गई और फिर प्लास्टिक की अंतिम यात्रा निकाली गई। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरे तरह से बैन है और उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं अक्सर गांव देहात में कई खाली स्थानों पर पॉलीथीन और खाली प्लास्टिक वगैरह जो है वो फैला रहता है। इसी को हटाने के लिए एक बृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया गया। 8 ब्लॉक में इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक टारगेट सेट किया कि 15 किलो जो सिंगल यूज़ वेस्ट प्लास्टिक है उसको एकत्रित किया जाए, ऐसे पॉलीथीन इत्यादि को एकत्रित किया जाए और उसकी एक सिंबॉलिक शव यात्रा हम लोग आज निकाल रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक से ये शव यात्रा निकाली जा रही है जिसमें इस एकत्रित प्लास्टिक को हम लोग जनपद स्तर पर लेकर जा रहे हैं। इसे प्लास्टिक की शव यात्रा का नाम दिया गया। वहीं गोंडा में 4 लाख बच्चों के भविष्य से बेसिक शिक्षा विभाग इस वक्त खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल बच्चों को मुहैया होने वाली किताबों में भी खेल हुआ है। 9 महीने से बिना किताबों के ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 29 लाख किताबों का ऑर्डर देकर इन किताबों को छपवाया गया। 17 लाख किताबें छपी हुई किताबों का भी अभी तक बच्चों में वितरण नहीं हुआ है। प्रकाशक से मिलकर अधिकारियों ने ये बड़ा खेल किया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब बीएसए हरकत में आया। आनन फानन में 7.5 लाख किताबें मंगवाई गई हैं बच्चों को बांटने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गोंडा से ये पूरी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां पर बच्चों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 लाख बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ हुआ है और बच्चों को मुहैया होने वाली किताबों में ये खेल हुआ है। दरअसल इन किताबों को छपवा लिया गया, लेकिन पिछले 9 महीनों से बिना किताबों के ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 29 लाख किताबों का ऑर्डर देकर
17 लाख किताबें छपवाई गई। छपी हुई किताबों का भी बच्चों में वितरण नहीं किया गया। जो 17 लाख किताबें छपी हैं उनका भी वितरण अभी नहीं हुआ है और प्रकाशक से मिलकर अधिकारियों ने यह बड़ा खेल किया है। जहां 29 लाख किताबें छपनी थी वहां सिर्फ 17 लाख किताबें छपवाई गई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कादिर अंसारी जुड़ गए हैं। कादिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है और 4 लाख बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ किया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग का पूरा खेल है। और जो किताबें बच्चों को पहले ही उपलब्ध करा देनी चाहिए थी, वो 9 महीने बीत गए और बच्चों को किताबें नहीं उपलब्ध कराई गई। बच्चों की जो किताबें थी वो पूरी की पूरी बंडल बनी रखी हुई है। और जिस तरीके से 19 लाख ऑर्डर दिए गए और छपाई में 17 लाख किताबें ही आई हैं, तो जिस तरीके से प्रकाशन से मिलकर अधिकारियों ने जिस तरीके से जो खेल किया है, उस खेल का पूरा काला चिट्ठा जो है उजागर हुआ है। और हाई कोर्ट की फटकार पर बीएसए की साज पुली और आनंद फानन में 7 लाख किताबें मंगवाई गई। लेकिन ये किताबें अगर बच्चों को शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद में अगर उनको मिलेंगी तो क्या मतलब रहता है। और 9 महीने बीत गए और बच्चों को अगर किताबें नहीं मिली तो बच्चों ने पढ़ाई कैसे की होगी और कैसे वो परीक्षा देंगे, बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी गोंडा से ही है, जहां पर कंपोजिट स्कूल के बच्चों की पिटाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में बच्चे की पिटाई करते हुए टीचर नजर आ रहा है। टीचर पिटाई कर दोनों बच्चों से उठक बैठक करवाई है। बात ना मानने पर टीचर ने बच्चों को सजा दी है। रुपईडीह के अमरवा स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें बच्चों की पहले पिटाई की गई, उसके बाद में बच्चों से उठक बैठक करवाई गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो गोंडा से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर पिटाई की गई पहले बच्चों की दोनों की और दोनों बच्चों से उठक बैठक करवाई गई है। कंपोजिट स्कूल के बच्चों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ कादिर अंसारी जुड़ गए फोनलाइन पर। कादिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, बच्चों के साथ किस तरीके से हैवानियत की गई, पहले उनकी पिटाई की गई और उसके बाद में उठक बैठक इन दोनों छोटे बच्चों से करवाई जा रही है। देखिए, जो भी ये पूरा मामला सामने आया है, इसको जो है बीएसए है और शिक्षक द्वारा जो पिटाई का ये पूरा मामला है, खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी है। और जांच सौंपने के बाद में अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पे कार्रवाई होती है। कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पे बच्चे की पिटाई का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। शिक्षक किस तरीके से बच्चे को जो है पीट रहा है, इसको लेकर के जब बीएसए के संज्ञान में आया है मामला, तब इसकी जांच बिठा ली गई है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक हैवान बनकर इन बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है और डंडे से पिटाई कर रहा है, तो बड़ा ही जिस तरीके से जो जांच बिठा ली गई है, देखना होगा इस पे क्या कार्रवाई होती। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाकई अब ये वीडियो जब सामने आ गया है तो देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर अब टीचर के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी और कब तक की जाएगी। अगली खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ गाजीपुर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और आज मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों की लखनऊ के डालीबाग स्थित 2 भूखंड को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया, जिनकी कीमत 8 करोड़ के करीब है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पुलिस ने कुर्की की यह कार्रवाई की। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको कुर्क किया जा रहा है। आज लखनऊ के डालीबाग इसमें स्थित 2 भूखंडों को कुर्क किया गया, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपया है। इसमें एक संपत्ति मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और दूसरी संपत्ति मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंसारी की पत्नी फहमीदा अंसारी के नाम से है। राबिया खातून के नाम से लखनऊ के डालीबाग स्थित 386.1524 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए, और एजाज की पत्नी की भूमि जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है, जिसको अभी फिलहाल आज कुर्क किया गया है। गाजीपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की तफ्तीश के दौरान धारा 14(1) के अंतर्गत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की
द्वारा अवैध स्रोतों से जो कमाई की गई है उसमें कुछ संपत्तियां जो इसके द्वारा अपने परिजनों के नाम से व गैंग मेंबर्स के परिजनों के नाम से अर्जित की गई थी। उसी में 2 संपत्तियां आज लखनऊ के डालीबाग इलाके में चिन्हित की गई थी, जिनमें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से आज उन दोनों संपत्तियों का लखनऊ प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज उन्हें कुर्क किया गया है। अधिक जानकारी के साथ आसिफ जुड़ गए हमारे साथ में। आसिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? मुख्तार अंसारी पर तो कार्रवाई की ही जा रही है, लेकिन अब उसका जो गैंग है उसके सदस्यों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बता दें लखनऊ के डालीबाग स्थित में 2 भूखंड जिसका रकबा 38.15 और 23.4 वर्ग मीटर को कुर्क किया गया, जिसकी लागत 8 करोड़ संपत्ति है, 8 करोड़ बताई जा रही है, जो गाजीपुर पुलिस ने जाकर लखनऊ में कुर्की कार्रवाई की गई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आसिफ। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर एसएसपी ऑफिस पर फूट फूट कर एक पीड़ित रोया है। दरअसल बेटियों की शादी करने के लिए पीड़ित पिता के पास पैसे ही नहीं हैं। दरअसल साली ने पीड़ित के पैसे हड़प लिए। साली पर 18 लाख रुपए हड़पने का आरोप है और पैसे वापस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। शादी का कार्ड लेकर इंसाफ की गुहार फिलहाल पिता लगाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी साली ने मुझसे 3 महीने पहले उधार पैसे लिए काम के लिए कि मैं स्क्रैप का काम कर रही हूँ, तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हारे खाने के काम आ जाएंगे, इतने पैसे तुम्हें बच जाएंगे, ये पैसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें चेक काट के दे रही हूँ महीनेवार। जब तक तुम्हारी बेटी की शादी आएगी तो तुम्हें खाने का सहारा लग जाएगा। अब पैसों का टाइम आया, नवंबर में पैसे देने थे उसे, तो उसने मुझ पर उल्टा केस कर दिया। मुझे कह रही कि तुम बलात्कार का केस लगाऊंगी, धमकी दी जा रही मुझे कि तेरी लाश का भी पता न देने के। तो एसएसपी ऑफिस पर फूट फूट कर एक पिता रोता हुआ नजर आया है, जिसने अपने हाथ में बेटी का शादी का जो कार्ड है वो ले रखा है और साथ ही साली पर आरोप लगाए हैं कि पैसे ले रखे हैं, लेकिन और जब पैसे वापस मांगे जा रहे हैं तो आरोप लगाने की धमकी इस वक्त दी जा रही है। फिलहाल शादी का कार्ड लेकर इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पिता पहुंचा है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का पूरा मामला मेरठ से सामने आया है। तो आपको बता दें कि मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एसएसपी ऑफिस पर ये एक पिता फूट फूट कर रोया है। बेटी की शादी करने के लिए पीड़ित पिता के पास पैसे ही नहीं है। अधिक जानकारी के साथ के इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? ये एपिसोड ये है कि एक पिता को अपनी 2 बेटियों की शादी करनी है, लेकिन फाइनेंसेस नहीं है। 26 तारीख की शादी है और इसके लिए वो जगह जगह पर जा चुका है, लेकिन कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके साथ जो घटना घटी है उसको लेकर एसएसपी और डीएम सबको बता दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये यहाँ पर एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे और एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने बताया कि मुझे 2 बेटियों की शादी करनी है, किस तरीके से मैं ये शादी करूंगा मुझे बताया जाए, मुझे आर्थिक मदद दी जाए। जिसको लेकर एसएसपी ने कहा है कि वो डीएम से भी बात करेंगे और इस मामले में जो भी आर्थिक मदद मिल सकती है वो मिलेगी, क्योंकि ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। उस अटेम्प्ट को लेकर ही उन्होंने काउंसलिंग की है, समझाने की कोशिश की है और उसके बाद ये लोग सेटिस्फाई होकर गए। इनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लिए। 2 बेटियों की शादी 26 तारीख की होनी है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।